हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक ऐसा मर्डर केस लेकर जिसको सुनकर सच में पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए आज की इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज की कहानी है वो दिल्ली के भवाना इलाके की है। साल 2018 में अक्टूबर के महीने में इसी भवाना इलाके में सुबह सुबह कुछ लोग एक सड़क से गुजर रहे थे। ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क पर पड़ी एक महिला पर जाती है। वो महिला सड़क पर गिरी हुई थी और साथ में उसकी स्कूटी भी गिरी हुई थी। इसे देखकर लग रहा था कि शायद महिला का एक्सीडेंट हुआ होगा। जब वो लोग उस महिला के पास जाते हैं तो देखते हैं कि महिला के शरीर से खून निकल रहा था। ये सब देखकर उन लोगों को लगा कि शायद मामला एक्सीडेंट का है। महिला की ज़िंदगी बचाने के लिए वो तुरंत महिला को उठाते हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उस महिला को चेक करता है। तब तक उस महिला की सांसें थम चुकी थी। जब डॉक्टर ने उस महिला को चेक किया तो देखा कि उस महिला को गोली लगी हुई थी। तब डॉक्टर ने उन लोगों को बताया कि इस महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने इसको गोली मारी है। तब ये बात जब सब लोगों को पता लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके तुरंत बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। ये सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस की टीम पूरे मामले की जानकारी लेती है। अब पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं कि सुबह सुबह उनके इलाके में दिन दहाड़े एक महिला का कत्ल हो गया है। फ़ौरन पुलिस वाले उन लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं जो उस महिला को हॉस्पिटल लेकर आए थे कि सबसे पहले इस महिला को किसने देखा था। क्या किसी ने गोली चलने की कोई आवाज़ सुनी थी या फिर कोई शोर सुना या नहीं सुना। अब ये तमाम सवाल पुलिस वाले उन लोगों से पूछते हैं। इस पर जिन लोगों ने भी उस महिला को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी वो लोग सीधा सीधा बताते हैं कि उन्हें लगा कि ये एक्सीडेंट का मामला है। अगर उन्हें पता होता कि ये मर्डर का मामला है तो वो लोग नहीं कुछ करते, वो पुलिस को ही फ़ोन करते। अब पुलिस वाले लोगों के बयान सुनते हैं। सुनने के बाद पुलिस वालों को भी लगता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले उन लोगों का नाम, लोकल एड्रेस, फ़ोन नंबर नोट कर लेते हैं। ये कार्यवाही करने के बाद पुलिस वाले उन लोगों को कहते हैं कि कभी ज़रूरत हुई तो वापस से पूछताछ हो सकती है। ये बोलकर उन लोगों को घर भेज देते हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। अब पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन शुरू करने के दौरान अब पुलिस को सबसे पहले ये पता करना था कि ये महिला कौन है। जब महिला को हॉस्पिटल लाया गया तो इत्तेफाक से उस महिला के कंधे पर एक हैंडबैग टंगा हुआ था। शायद हैंडबैग महिला के कंधे से लेकर हाथों के बीच फंसा रह गया था, लिहाजा ये हैंडबैग अब महिला के साथ हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था। इसके बाद पुलिस वालों ने फ़ौरन हैंडबैग को खोलना शुरू किया और जैसे ही अंदर देखते हैं उसको खोलकर तो अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं। उसमें से एक महिला का आधार कार्ड था और एक कॉलेज की आईडी कार्ड था। उस महिला की जानकारी निकालने के लिए 2 कागज़ पर्याप्त थे। साथ ही बैग के अंदर मोबाइल फ़ोन भी था। पुलिस वाले फ़ौरन आधार कार्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि महिला का नाम सुनीता है और ये पेशे से गवर्नमेंट टीचर है। कहीं दूर ही नहीं बल्कि दिल्ली की ही रहने वाली है। फ़ौरन पुलिस वाले इस महिला के घर के बारे में पता करते हैं और उस महिला के पति का नंबर भी निकलवाते हैं। अब जैसे ही उसके पति का नंबर मिलता है, महिला के पति का नाम मंजीत था। वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। पुलिस वाले महिला के पति को फ़ोन करते हैं और पूरा वाक़या उनको बताते हैं। पुलिस वाले उसके पति को बताते हैं कि उसकी बीवी को किसी ने गोली मार दी है और उसकी मौत हो चुकी है। जैसे ही उसके पति को ये बात पता चलती है, ये बात सुनकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल का नाम और लोकेशन बताते हैं तो वो सुनकर भागा चला जाता है हॉस्पिटल की तरफ। बीबी को ऐसी हालत में देखने के बाद मंजीत फूट फूट कर रोने लगता है। इन सब के बाद मंजीत अपनी बीवी के कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करता है।
इसके बाद उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद महिला की बॉडी उसके पति को दे दी जाती है। मंजीत अपनी बीवी की बॉडी लेकर घर जाता है। उनके 2 बच्चे भी थे, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच पड़ताल में सबसे पहले उस महिला के पति से पूछताछ की जाती है। पुलिस उसके काम के बारे में पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर कोई शक जो कि उसकी बीवी को कोई मार सकता हो। अब ये तमाम सवाल जब मंजीत सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि उसकी बीवी एक टीचर है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसने बताया कि उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ काफ़ी अलग अलग है। हालांकि उसके फील्ड में उसके कई दुश्मन हैं, लेकिन ऐसे दुश्मन नहीं हैं कि परिवार वालों से रंजिश निकालें। उसने ये भी बताया था कि उसकी बीवी तो इतने अच्छे स्वभाव की थी, उसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा तक नहीं हुआ था, तो फिर उसको कौन क्यों ही मारेगा कोई। इसके बाद पुलिस वाले जहां ये कत्ल हुआ था उस जगह पर तहकीकात करती है, परंतु वहां से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अब इधर पुलिस वालों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। इधर जैसे जैसे मामला मीडिया में आ चुका था, मीडिया दिल्ली पुलिस की लापरवाही को बार बार दिखा रही थी। मीडिया वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। इधर जो मरने वाली महिला का पति भी लगातार मीडिया और पुलिस वालों के सामने इंसाफ की मांग कर रहा था। इन सब चीज़ों का दोहरा दबाव पुलिस पर पड़ रहा था, इसलिए पुलिस वाले जांच और तेज़ी से करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सुराग उनको नहीं मिल रहा था और ना ही अभी तक कत्ल का कोई कारण मिल पा रहा था। पुलिस वाले सभी तरीके से जांच पड़ताल और छानबीन करते रहे। पुलिस वालों ने लूटपाट के नज़रिए से भी उनको सोचती है कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जब पर्स वगैरह पुलिस वालों ने चेक किया था तो मोबाइल फ़ोन भी सुरक्षित ही मिला था, गले में मंगलसूत्र था, कानों में बालियां थी, ये तमाम चीज़ें एकदम सुरक्षित मिली थी। इन सब चीज़ों के बाद पुलिस ने महिला के घर पर ही कुछ छानबीन करने का सोचा। पुलिस ने सोचा कि शायद कोई हिंट मिल जाए, वहाँ पर कोई सबूत मिल जाए। इसी उम्मीद में पुलिस वाले सुनीता के घर पहुँच जाते हैं। सुनीता का कमरा अच्छे से चेक किया जाता है, पर वहाँ भी पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता और पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। सुनीता के रूम में आने के बाद पुलिस की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। पुलिस वाले एकदम निराश हो चुके थे। उन्हें अब कोई उम्मीद और कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इसी बीच सुनीता की छोटी सी मासूम बेटी पुलिस वालों के पास आ जाती है और कहती है, अंकल, अगर मेरी मम्मी के बारे में जानना हो तो जितना हम बताएंगे, जितना मेरे पापा बताएंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको एक डायरी बता सकती है। अब पुलिस वालों ने जब डायरी का नाम सुना तो उन्हें एक नई उम्मीद की किरण नज़र आई। पहली बार कोई ऐसा सबूत था जो इस महिला के बारे में पूरी जानकारी दे सकती थी। फौरन पुलिस वाले उस बच्ची की डायरी के बारे में पूछते हैं तो वो बच्ची अपने कमरे में जाती है और वो बच्ची अलमारी से डायरी निकालकर पुलिस वालों को दे देती है और कहती है कि अंकल, डायरी चेक करके मुझे वापस दे देना, क्योंकि इस डायरी में मेरी मम्मी की निशानियां हैं। अब पुलिस वाले डायरी खोलते हैं और जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पलटते हैं, इस डायरी से पहले पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, लेकिन डायरी पढ़ने के बाद सारे सबूत भी पुलिस वालों के आंखों के सामने हो गए। सारी गवाही ये डायरी ने खुद ही दे दी। वो खुद ही डायरी बोल रही थी सारे सबूत। जो कातिल का चेहरा था और जिसके ऊपर डाउट जा रहा था, उसका स्केच बिना बनाए ही पुलिस वालों की आंखों में वो बन गया। दरअसल उस डायरी में लिखा था कि ये लड़की मुझे जीने नहीं देगी, ये लड़की मुझे मार डालेगी, ये लड़की मेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगी, मेरा पति मुझसे छीन लेगी। साथ ही एक लाइन लिखी थी, मेरा पति भी उस लड़की के चंगुल में फंस चुका है।
सुनीता को डायरी लिखने का शौक था, तो सुनीता उसकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें उस डायरी में लिख देती थी। लेकिन जैसे पुलिस वाले ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं तो वो फ़ौरन ही समझ जाते हैं कि उसके पति यानी मंजीत का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब तक मंजीत ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की शक की सुई मंजीत के इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन डायरी के आधार पर मंजीत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लिहाजा पुलिस वालों ने सब सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। सबसे पहले पुलिस वालों ने मंजीत के बारे में पता किया। मंजीत की कॉल डिटेल्स और लोकेशंस निकलवाई। तमाम तरह के सबूत जब इकट्ठा किए गए तो बात की पुष्टि हो गई कि मंजीत एक लड़की के साथ अफेयर में है, और वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि मुंबई की मशहूर मॉडल है जिसका नाम एंजल गुप्ता है। अब जैसे ही एंजल गुप्ता का नाम आया तो पुलिस वालों ने एंजल गुप्ता की कुंडली खंगाली। उन दोनों के खिलाफ कुछ सबूत मिले और सबूत और शक के आधार पर कुछ दिन बाद एंजल गुप्ता और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी होने के बाद इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में दोनों ने इधर उधर की कहानियां बनानी शुरू करी, लेकिन जब पुलिस वालों ने दोनों पर सख्ती दिखाई तो ये टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों ने सुनीता के कत्ल के पीछे की जो कहानी सुनाई थी वो ये थी। आज से 12 साल पहले साल 2012 में सुनीता, मंजीत और उनके बच्चे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। मंजीत का भी काम बिल्कुल सही चल रहा था और सुनीता की नौकरी भी बढ़िया चल रही थी। सुनीता की सरकारी नौकरी थी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, ये लोग आराम से जिंदगी जी रहे थे। साल 2012 में एक बार मंजीत पब में जाता है। पब में मंजीत देखता है कि एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता। वो फौरन लोगों को हटाता है और लड़की को प्रोटेक्ट करता है। लड़की भी थोड़ा सा इम्प्रेस होती है। इसके बाद वो एक दूसरे से नाम पूछते हैं और फिर उनमें बातें होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं। तो मंजीत बताता है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और साथ ही उसका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह भी है। इधर एंजल बताती है कि वो दिल्ली की ही रहने वाली है और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस के रूप में इधर उधर भटक रही है। यूं ही वो कुछ देर बातें शेयर करते हैं। इसी बीच वो अपने नंबर वगैरह भी एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद उन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी दौरान एंजल मुंबई चली जाती है और मुंबई जाने के बाद उसे अच्छे काम मिलने लग जाते हैं और वहाँ उसकी किस्मत ही बदल जाती है। पैसे भी अच्छे खासे आने लगे और इधर बातों के सिलसिले में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लगाव भी बढ़ा लिया। दोनों को लगा कि वो एक दूसरे के लिए लकी चार्म है, यानी एक दूसरे के आने के बाद एक दूसरे की किस्मत बदल गई है। अब ये तमाम चीज़ें चलती रही और दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ती रही। 2-4 साल गुजरने के बाद दोनों को लगने लगा कि एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब एंजल को शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी मॉडलिंग सही चल रही थी, उसका करियर भी सही चल रहा था, उसका अच्छा नाम भी बन रहा था, उसकी माँ भी गवर्नमेंट टीचर थी। इधर मंजीत की उम्र हो चली थी और वो शादीशुदा भी था। ये तमाम चीज़ें पॉसिबल कैसे हो सकती हैं, क्योंकि घर में पहले से ही एक बेबी थी। बहरहाल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता जारी रखा। साल गुजरते गए, लेकिन मंजीत लगातार फ़ोन पर बातें करता रहता था और रात भर गायब रहता था। तो कहीं ना कहीं सुनीता को मंजीत पर डाउट होने लगा। डाउट होने के बाद सुनीता ने मंजीत का फ़ोन चेक किया। फ़ोन चेक करने के बाद सुनीता को यकीन हो गया कि उसका पति किसी और के साथ अफेयर में है। लिहाजा उसने उन दोनों के रिश्ते का विरोध करना शुरू किया। सुनीता के विरोध करने के बाद मंजीत और एंजल को लगने लगा कि इसके होते हुए उन दोनों में कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। लिहाजा उन दोनों ने सुनीता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसके लिए भी इन्होंने एक तीसरे शख्स, जिसको एंजल गुप्ता अपना मुंह बोला बाप कहती थी, जिसका नाम था राजीव गुप्ता, उसे शामिल किया गया। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया।
प्लान के तहत ये लोग मेरठ गए। वहाँ इन्होंने एक सुपारी किलर से मुलाकात की। ये डील 18 लाख से शुरू हुई और घटते घटते 10 लाख पर बात पक्की हो गई। इन 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए पहले देने थे और बाकी के पैसे सुनीता का कत्ल होने के बाद सुपारी किलर को वो पूरे पैसे देने थे। अब डील फिक्स होने के बाद सुनीता के कत्ल का टाइम भी फिक्स किया गया, 29 अक्टूबर साल 2018। साल 2018 को जब सुनीता अपने स्कूल के लिए निकलती है तो रास्ते में सुनसान जगह देखकर सुपारी किलर्स उसको गोली मारकर उसका कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद वहाँ से सीधा मेरठ भाग जाते हैं और किसी को कानो खान खबर भी नहीं लगती। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले सकते में आ जाते हैं, क्योंकि जो मंजीत था ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था और ना ही एंजल गुप्ता कोई आम लड़की थी। दिल्ली में इसकी मुकबलियत बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक गलती और एक प्यार की जिद ने इन दोनों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। इन्होंने उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि माँ के बिना उनका क्या होगा। अब दोनों हवालात की हवा ही खा रहे हैं। फिलहाल ये थी हमारी पूरी कहानी, सुनीता मर्डर केस की पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी सुनीता की दुख भरी कहानी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित घटना थी जो कि मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ऐसी ही सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी ऐसी सच्ची घटना की वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ सके और आप जल्दी से जा कर के उस घटना को सुन सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।